हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आइए आज का जो वीडियो सेशन है वो साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। तो इससे पहले 12 तक का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आज 13 है, 13 सॉल्व करते हैं। तो जो भी बच्चे लोग नए जुड़े हैं तो वो लोग पूरा वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आपके लिए ये आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करें। निम्न में से कौन खरपतवार नाशक, जिसे शाकनाशी भी कहा जाता है, इंग्लिश में बोले तो हेर्बिसाइड कहते हैं, नहीं है? क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो इसमें पूछा है कि जो खरपतवार नाशक नहीं है। तो पहले आपको बता दें कि खरपतवार नाशक क्या होता है। खरपतवार नाशक ये क्या होता है? तो ये खरपतवार नाशक उसे कहते हैं जो अवांछनीय पौधों का नाश करने तथा पैदावार बढ़ाने हेतु खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है? खरपतवार नाशक क्या होता है? जो अवांछित मतलब अनवांटेड प्लांट, जो अवांछित पौधे होते हैं या जो अनचाहा पौधे होते हैं उनका नाश करके और पैदावार बढ़ाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशी कहलाता है। वही क्या कहलाता है? खरपतवार नाशी कहलाता है। ठीक है ना? तो इसके उदाहरण कौन कौन है? खरपतवार नाशक के उदाहरण है आपका 2,4-D, DCMU, एजेंट ऑरेंज, ये सब आपका खरपतवार नाशक है। लेकिन यहाँ पूछा नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन बचा सी वो नहीं है, VAM नहीं है। क्योंकि VAM क्या है? VAM आपका एक फंगस से बना बायो फर्टिलाइज़र है। ठीक है ना? तो जो खरपतवार नाशक नहीं है। ठीक है ना? तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, अरबिक भाषा से लिया गया है। क्योंकि अरबिक शब्द है ये जो है, इसका मतलब मानसून किससे लिया गया? अरबिक शब्द से, जिसका मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, अरबिक शब्द मौसम से लिया गया। किससे लिया गया? मौसम से। अब मौसम का अर्थ क्या होता है? मौसम का अर्थ होता है हवा का मौसम। क्या? हवा का मौसम। ठीक ना? तो मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अरबिक भाषा से लिया गया है। अरबिक किस भाषा से लिया गया है? तो मौसम भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हवा का मौसम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण है? यहाँ पूछा कवक, कौन कवक के उदाहरण है? तो पहले बताइए कवक होता क्या है। पहले तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि कवक क्या होता है। तो यह एक पौधा है, यह एक पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्या बोले कि कवक क्या होता है? ये एक पौधा होता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है ना?
जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो दूसरा पॉइंट याद करिए कि यह परजीवी पौधा होता है। कवक कैसा पौधा होता है? परजीवी पौधा होता है, जो कहाँ पनपता है? जो गीले भोजन, लकड़ी या गोबर पर उगते हैं, ठीक ना। और कुछ कवक क्या होता है? लाभदायक होता है, और कुछ कवक हमारे लिए हानिकारक होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक का उदाहरण है? तो टाई स्टूल, ये भी कवक है, ये भी कवक, ये भी कवक, सारे हमारे ऑप्शन डी सारे हमारे कवक के उदाहरण और कवक के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दिया, ठीक ना, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप अपना नोट्स बनाइए और नोट्स में ये सब पॉइंट को ऐड करिए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जा सकता है? मृत यांत्रिक ऊतक माना जा सकता है। तो इसमें कौन है मृत यांत्रिक ऊतक? तो आपका ऑप्शन डी स्क्लेरेन कायमा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मृत यांत्रिक ऊतक, ठीक ना। ये सब आपके क्या है? मृत यांत्रिक ऊतक है। और अदर के बारे में जान लेते हैं, अदर ऑप्शन के बारे में। एक होता है जीवित ऊतक, ये तो मृत का होगा उदाहरण। अजीविक जीविक यांत्रिक ऊतक पूछ लिया आपसे, तो वो आप याद रखना, वो आपका कोलेन काइमा, ये आपका जीवित मृत ऊतक है। और दूसरा पैरेन काइमा भी आपका जीवित यांत्रिक ऊतक है, ठीक ना। और ए जो है आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका अस्थाई है, अस्थाई ऊतक। ये जो है आपका अस्थाई ऊतक के उदाहरण है। चलते हैं आगे। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ये आपका पिछले रिपीटेड क्वेश्चन भी है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ठीक ना। इसमें होता क्या है कि जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं, ठीक ना, तो वहाँ पर जो साउंड पोल्यूशन होता है ना, तो उसी को कम करने के लिए, उसी पे कंट्रोल करने के लिए एक क्या बनाया गया, एक विधि बनाया गया, ठीक ना। तो उसी को क्या नाम दिया गया? ग्रीन मफलर। तो इसमें क्या था, इस प्रयास में, ये प्रयास में क्या होता है कि 4 से 5 रॉस पौधों का रोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। देखिए ग्रीन मफलर क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण करने के लिए 4 से 5 रोज में पौधे का रोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। तो ये आपको कहाँ पर ज़्यादा करके मिल जाएगा? इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ये NH रोड पर दिखा जाएगा, NH सड़क पर आपको दिख जाएगा। वहाँ पर पेड़ पौधे लगा कर क्या करते हैं, गाड़ी के जो
ध्वनि प्रदूषण होता है, गाड़ी के जो आवाज़ होता है उसको कम करने के लिए एनएच पर यूज किया जाता है इस विधि का। किसका? ग्रीन मफलर विधि का। दूसरा ये आपका औद्योगिक जो प्रतिष्ठानों होते हैं उसके आसपास लगाकर इससे ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन होता है? द्विखंडन, जैसे एक चीज़ है वो बीच से कट के दो चीज़ बन गया, उसी को बोलते हैं क्या? इसी विधि को क्या बोलते हैं? द्विखंडन बोलते हैं। द्विखंडन। तो अमीबा में भी ये होता है प्रोसेस, पैरामीशियम में भी होता है और यूग्लिना में भी होता है। तो इनमें से सभी में होता है, तो ऑप्शन आपका डी राइट है। ठीक ना। तो द्विखंडन कहने का मतलब क्या है? द्विखंडन कहने का मतलब है दो समान जीवों का निर्माण, दो समान जीवों का निर्माण होता है। इस विधि से क्या होता है? दो समान जीवों का निर्माण होता है। ठीक है। तो दो समान जीवों का निर्माण होता है, द्विखंडन कहलाता है। और इस विधि का अगर साइंटिफिक नाम जाना जाए तो क्या है? माइटोसिस विधि कहलाता है। कैसा विधि कहलाता है? माइटोसिस विधि कहलाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नरम लोहे का। ठीक ना। जब तक मान लीजिए ये विद्युत छड़ है, इसमें क्या कर लेते हैं हम? कॉयल तार लपेट के इसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दें तो इसमें क्या होगा हमारा? इसमें हमारा करंट फ्लो होगा। ठीक है। धारा प्रवाह होगा। ठीक ना। विद्युत धारा प्रवाह होगा। और जब हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पर बैटरी बना और इस बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इसमें धारा प्रवाह रुक जाएगा। तो ये जो कोर ये वाला दिख रहा है, ये कोर, ये ही आपका क्या बना होता है? नरम लोहा से बना होता है। कि जब तक धारा प्रवाह होगा तो इसमें क्या होगा? इस रॉड में जब तक धारा प्रवाह होगा तो इसमें क्या होगा? ये आपको इसमें क्या होगा? चुंबक का क्या दिखेगा? गुण, चुंबक का असर दिखेगा। ठीक है ना। चुंबक की तरह काम करेगा। जैसे ही इसमें से बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे, बैटरी खोल देंगे या इसमें सप्लाई देना बंद कर देंगे करंट का, तो इसमें तुरंत ये चुंबक का गुण खत्म हो जाएगा। जब तक धारा रहेगा तो चुंबक का काम करेगा, और धारा बंद कर देंगे मतलब करंट देना बंद कर देंगे तो चुंबक जैसा काम करना बंद कर देगा। तो उसका जो कोर बना होता है वो किसका बना होता है? नरम लोहे का। आगे बढ़ते हैं। गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति डैश होती है। गैस पदार्थ में कणों के बीच की दूरी क्या होती है? हमारे अगल बगल गैस मौजूद है तो गैस का कण ऐसे रहता है, बहुत दूर दूर तक फैला रहता है। ठीक है ना। तो गैस के कण के बीच की गति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए यादृच्छिक कहलाती है। ठीक ना। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं। यह उदाहरण है। ठीक है ना। ये पेड़ पे मान लीजिए सेब लगा हुआ है, इसको आप जोर जोर से हिलाते हो डाली पे तो सेब क्या होगा? नीचे गिर जाता है, टूट के शाखा से टूट के नीचे गिर जाता है। ये शाखा हो गया, शाखा से टूट के नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। तो ये किसका उदाहरण है? न्यूटन के गति का तो नहीं है। न्यूटन के गति के द्वितीय नहीं, न्यूटन के गति के तृतीय नहीं, उपयुक्त सभी नहीं। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ऑप्शन ए आपका राइट था। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का ये उदाहरण है। न्यूटन के गति का क्या है? प्रथम नियम का उदाहरण है। क्योंकि न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है? कि
जब कोई वस्तु मान लीजिए क्या है, रेस्ट में है, या कोई वस्तु अगर मोशन में है, तो अगर वस्तु पहला मान लेते हैं कि रेस्ट में है, तो उसमें अगर हम क्या करें, कोई बाहरी बल लगा दें, तो वो बाहरी बल के कारण तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मोशन में आएगा, लेकिन फिर वो रेस्ट में ही आना क्या चाहेगा, फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन रेस्ट में ही आना चाहता है, जिस कारण से पहला नियम यही कहलाता है। तो जब आप पेड़ हिलाए तो डाली तो हिला, लेकिन फल क्या रहा, यहाँ पर फल अपना रेस्ट पोजीशन में रहा, और डाली किस में आ गया, मोशन में, मतलब गति में आ गया, लेकिन आपका जो फल है वो किस में रहा, आरामदायक स्थिति में रहा। तो मोशन के कारण से क्या हुआ, ये अपने आरामदायक स्थिति को नहीं छोड़ा, जिस कारण से ये पेड़ डाली से टूट के कहाँ हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो इसी को कहते हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम। आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा युक्त शक्ति कितनी होती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए, वोल्ट मतलब यह वोल्टेज दिया हुआ आपको 220 वोल्ट, ठीक ना, और ये 100 वाट मतलब पावर दिया हुआ 100 वाट अंकित है। जब उसको अब बोल रहा है कि उसको 110 वोल्ट पर, देखिए बल्ब का वोल्ट है 210, लेकिन उसको कितना पर जला रहे हैं, घर लाकर 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, तो उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। ठीक है, बल्ब का वोल्ट लेता है 220 पे है, और उसका 100 वाट का बल्ब है, तो यहाँ से हम जानते हैं कि P बराबर V स्क्वायर में R। हमको पहला इक्वेशन R, तो हमको यहाँ से R निकालना होगा, तो V स्क्वायर बाय R। तो V क्या है, 22 तो हो गया, और R हमारा, सॉरी R तो हमको निकालना ही है, यहाँ तो P होगा ना, यहाँ आपका P होगा, P हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, तो R बराबर क्या 22 गुना में 22, तो R बराबर 484, ठीक है ना। तो आपका R निकल गया, R कितना निकला, 484 ओम। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हमारे लिए डाटा थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब डाटा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब हमारा डाटा 220 न लेके 110 वोल्ट लेंगे, और अब हमको नया यहाँ पर क्या निकालना है, पावर निकालना है। नया पावर निकालना है किस रेजिस्टेंस पे, 484 ओम पर, ठीक ना। तो वही वाला फार्मूला P इक्वल टू V स्क्वायर में R। तो P तो हमको निकालना ही है, V कितना 110 गुना 110 डिवाइडेड बाय 484, तो इससे काटेंगे तो 4 और 4 44 कटेगा ना, 44 बार में 484 11 से, और इससे फिर काटेंगे तो 4, तो क्या बचा हमारे पास, P बराबर 100/4, 4 से ये जाएगा तो 25 वाट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। पत्तियों में फ्लोएम कहाँ होता है। पत्तियों में फ्लोएम कहाँ होता है, तो पत्तियों के ऊपरी एपिडर्मिस में नहीं, संवहनी बंधन के नहीं, पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ हाँ ये होता है, जाइलम के ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। और फ्लोएम का काम क्या है, कोई बता सकता है। फ्लोएम का काम क्या है, ये मैंने मतलब प्रैक्टिस सेट में आपको बताया है, प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में, पहले वाले प्रैक्टिस सेट में। तो फ्लोएम क्या है इसका आप लोग को कमेंट करना है आंसर, फ्लोएम का काम क्या है पेड़ पौधे में, ठीक है ना। जो नए बच्चे को पता नहीं है, अगर जो बच्चे करते हैं तो कमेंट में आंसर करें पूरा, और जो बच्चे को नहीं है वो कमेंट में आके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, या हमसे पूछ सकते हैं। आप हमसे क्वेश्चन पूछने के लिए, जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता होगा
वो आप telegram@svk2592 पर जुड़े। जो भी सवाल हो, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है, प्रश्न पूछना है, वो आप यहाँ से मुझसे जुड़कर पूछ सकते हैं। और जो पुराने बच्चे हैं वो आंसर कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं फ्लोएम और जाइलम के बारे में बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन तवरण का मात्रक नहीं है? ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन सी नहीं है, क्योंकि तवरण को इंडिकेट करते हैं स्मॉल ए से। ठीक है, तो ये होता है आपका किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये आपका यूनिट है, लेकिन आपका यहाँ पूछा नहीं है, तो तवरण का जो एग्जाम्पल नहीं है वो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। ठीक है ना। प्रोटीन की खोज किसने की थी? बताइए, प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। और जान लेते हैं अदर ऑप्शन के बारे में। यहाँ से चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है ना। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। एक होता है ईंट पर नाच, ये बहुत बच्चे पढ़े होंगे। ई से इलेक्ट्रॉन, ईंट पर कैसे याद करते हैं? ईंट पर नाच। प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने खोजा, ऐसे नहीं। प्रोटॉन को पी से प्रोटॉन, पो से प्रोटॉन, उसे रदरफोर्ड। एन से नाच, एन से नाच मतलब न्यूट्रॉन को चैडविक, न्यूट्रॉन को चैडविक। हाँ देखिए, न्यूट्रॉन को चैडविक, तो नाच। और पी प्रोटॉन को पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड भी आता है। किसी किसी बुक में आप पढ़ोगे ना, रदरफोर्ड भी आता है, लेकिन गोल्डस्टीन भी बोलते हैं उसको। ठीक है ना। तो कभी कभी गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड दोनों लिखा रहता है। जब अगर देखिए रदरफोर्ड भी आ जाए, गोल्डस्टीन आ जाए, आप पूछ ले प्रोटॉन के खोज, तो आप गोल्डस्टीन पे लगाना। अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं रहे, तब आप रदरफोर्ड पे लगा सकते हो। ठीक ना। और ये ईंट मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉन, और टॉ मतलब जे थॉमसन होगा, थॉमसन। हाँ ठीक ना। तो ये आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, एक तरह से करने का तरीका है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ क्या देख सकती है? तो निकट की वस्तु को नहीं, किसकी वस्तु को? दूर की वस्तु को देख सकती है। दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। कौन? दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकती है। चलिए इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष वाली जो आँख होती है, पहला ये क्या है? दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है, लेकिन दूसरा निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकती है। तीसरा पॉइंट इसमें याद रखिए, इसमें जो प्रतिबिंब होता है, मतलब इस दोष में क्या होता है?
दूरदृष्टि दोष में कि जो प्रतिबिंब होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट का, जो वस्तु का जो प्रतिबिंब, मतलब इमेज जो है रेटिना के बाहर बनती है, ठीक ना, रेटिना के बाहर बनती है। और एक बात और जान लीजिए, अगर इसका करेक्शन करना हो, इसको ठीक करना हो, तो किस लेंस का यूज होता है, तो उत्तल लेंस लगाकर इस दोष को दूर किया जाता है, ठीक ना। तो आपके लिए समझ गए कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु को हम लोग साफ साफ देख सकते हैं लेकिन निकट के को नहीं देख सकते। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। इससे कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात हो गई, जैसे आपको इसको करेक्शन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये VVI है कि इसको करेक्शन के लिए कौन सा लेंस का यूज होता है पूछता है, तो उत्तल लेंस हमेशा याद रखना है। इसमें जो इमेज होता है रेटिना के बाहर बनता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा का केंद्र है, तो तारापुर, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक ना, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति किसके आसपास पाई जाती है, कोशिका भित्ति किसके आसपास पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, शैवाल कोशिका, पादप कोशिका, इनमें से सभी। इनमें से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, जिसमें से ऊष्मा निकलता है बाहर। कौन सा रिएक्शन है, कौन सा अभिक्रिया का मतलब क्या है, रिएक्शन, कौन सा केमिकल रिएक्शन है या कौन सा रिएक्शन है, अभिक्रिया है जिसमें से ऊष्मा क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है। तो बताइए। जब त्वरित चूने के साथ जल की प्रक्रिया किया जाता है, मतलब रिएक्शन करवाया जाता है चूने के साथ, चूने का फॉर्मूला क्या होता है, जब चूने का प्रतिक्रिया करवाया जाता है किसके साथ, पानी के साथ, तो हमारा जो रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है उसमें हमारा ऊष्मा निकलता है। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे चूना मतलब लाइम वाटर, चूना पत्थर CaO को जब H2O से मिला देते हैं तो कौन सा रिएक्शन, ये कौन सा प्रोडक्ट देता है, CaOH2 प्लस H2 अब प्लस हीट मतलब ऊष्मा देती है। तो देखिए इस रिएक्शन में जब CaO को, चूना पत्थर को पानी में रिएक्शन करवाते हैं तो हमको क्या, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाता है। अब प्लस उसमें क्या होता है, हीट निकलता है। जब आप लोग देखते होगे दिवाली में आप घर को पोतते हो तो मार्केट से ये खरीद के लाते हो, घर में ये पानी में मिलाते हो रात में, तो देखते हो भट 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 भट्टी जैसा फूटता है ना, तो उसमें से ऊष्मा देखिए निकलता रहता है ना, गर्मी, तो गर्म हो जाता है वो। बहुत बाल्टी नहीं बोलते कि इसको मत छूना, भी ठंडाने दो रात में, इसलिए ना रात में फूलने देते हैं। तो उसमें से क्या होता है, ऊष्मा निकलता है, इसीलिए वो बाल्टी पूरा गर्म हो जाता है। तो ये आपका है त्वरण चूने के साथ जल की अभिक्रिया जब करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। कैसा अभिक्रिया कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो नीला लिटमस को लाल लिटमस में कौन बदलता है, तो हमेशा याद रखिए अम्ल हमेशा नीले
लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक ना। हमेशा जो अम्ल होता है मतलब एसिड हमेशा नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। तो इसमें से एसिड, इसमें जो एसिडिक नेचर होगा वो ऐसा कर देगा। तो कौन कौन एसिडिक है, तो इसमें ऑप्शन जो बी आपको दिख रहा है CH3COOH, इसका क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। देखिए ये अम्ल है, तो ये जो है क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देगा, जो भी एसिड अम्ल होगा वो। अब देखिए ऑप्शन सी भी है हमारा SCOOH, क्या बोलते हैं इसका नाम याद है, इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। देखिए इसमें भी अम्ल आया, तो ये भी आपको नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलने की शक्ति रखता है। तो ये दोनों हो गया, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों है तो ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 10 है उसके संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही है। परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर अगर किसी भी एलिमेंट का अगर 10 है, परमाणु संख्या मतलब यहीं पर आपको हिंदी में यहाँ लिखा हुआ, ठीक ना, हिंदी में इंग्लिश में मैं यहाँ लिख दिया कि जिस तत्व का, तत्व मतलब एलिमेंट, जिस तत्व का परमाणु संख्या 10 है उसके संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है, सही पूछा है। तो जिसका भी 10 होता है तो वो क्या होता है, 10 किसका है बताइए, 10 जो है किस तत्व का परमाणु संख्या है, तो ये नियॉन का है। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नियॉन जो तत्व है, नियॉन तत्व, उसका जो परमाणु संख्या है, उसका परमाणु संख्या वो कितना है, 10 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। और नियॉन कैसा है, अधातु है। नियॉन कैसा तत्व है, तो अधातु है ना, अधातु। तो ये तो धातु नहीं, ऑप्शन ए खत्म। यह एक धातु है, एक अभिक्रिया है, ये एक धातु है और ये एक अभिक्रिया गैस भी है। ये कैसा गैस होता है, तो अक्रिय गैस भी कहलाता है। कैसा गैस कहलाता है, अक्रिय गैस भी कहलाता है। तो ऑप्शन आपका ए और ऑप्शन बी और सी सही है, तो ऑप्शन डी राइट हो गया। अक्रिय गैस है, इसे नोबल गैस भी कहते हैं, इसे साथ में क्या कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं, ठीक ना। नोबल गैस क्यों कहते हैं या अक्रिय गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि यह किसी तत्व के साथ अभिक्रिया कर यौगिक नहीं बनाता। इसे अक्रिय गैस क्यों कहते हैं, लिख दूँ क्या, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, यह किसी तत्व के साथ अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन, अभिक्रिया कर यौगिक नहीं बनाता है। यह किसी तत्व के साथ अभिक्रिया कर यौगिक नहीं बनाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो तनी हुई झिल्लियों को एक ही गहराई पर एक तरल में क्षैतिज रूप से रखा जाता है, तो द्रव द्वारा उन पर लगाने वाला दबावों का अनुपात होगा। क्या होगा अनुपात बताइए, तो लिखते हैं, बता देते हैं आपको। इसमें क्या होगा, लगने वाला जो दबाव होगा गहराई पर एक तरल के क्षैतिज रूप से रखा जाए तो द्रव द्वारा उन पर लगाए जाने वाला दबाव, तो द्रव द्वारा, देखिए यहाँ से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ,
द्रव द्वारा जो उन पर लगाए जाने वाले दबाव का जो होगा वो इस होगा लगाने वाला या लगने वाला लिखते हैं, अच्छा लगेगा। लगने वाला दबाव झिल्लियों के क्षेत्रफल पर नहीं बल्कि द्रव के घनत्व पर तथा डुबाए गए पदार्थ की गहराई पर निर्भर करता है। क्या लिखा मैंने कि यहाँ पूछा है कि जब किसी तनी हुई झिल्ली को एक गहराई पर एक ही गहराई पर एक तरल में क्षैतिज रूप से रखा जाए तो द्रव द्वारा उन पर लगाया जाने वाला दबाव का अनुपात होगा। तो क्या अनुपात होगा ये पूछा है। तो लगने वाले जो दबाव झिल्ली के क्षेत्रफल पर नहीं लगता है, नहीं लगकर क्या लगता है, द्रव के घनत्व पर तथा डुबाए गए पदार्थ की गहराई पर निर्भर करता है कि आप पदार्थ को द्रव में कितना गहराई तक डुबाते हो उस पर निर्भर करता है, ठीक ना। क्या दबाव किस पर निर्भर करता है, तो जो भी पदार्थ आप द्रव में लिक्विड में डुबा रहे हो उसको कितना डुबा रहे हो उस पर निर्भर करता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि P बराबर ρGH, ठीक ना। तो यहाँ P1/P2 हो जाएगा तो PGH तो ये दोनों कट जाएगा, H तो दोनों में सेम रहेगा, बस समान गहराई है, ठीक ना। तो 1:1 आएगा, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए साइंस के प्रीवियस ईयर के 2023 के पेपर के। तो जो बच्चे लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दिल से, मन से, धन से, और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इच्छुक है, इंटरेस्टेड है कि गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा नाम आ जाए, तो इस मन से अगर तैयारी करने के लिए आए हैं अगर, तो आप सही चैनल पर विजिट किए हैं। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली का सदस्य बन जाइए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। और यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाया जाएगा, तो आप लोग जुड़े रहिए, स्टे ट्यून रहिए, क्योंकि अभी आपका साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, फिर आपका मैथ, सारे जो बच्चे सब्जेक्ट है उनका भी प्रीवियस ईयर करवाया जाएगा, और टाइम मिला तो आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। ऐसे आपको प्रीवियस ईयर सफिशिएंट है, इनफ है। आप अगर इनफ तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए इनफ तैयारी करने के लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत काफ़ी है, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी अगर आप मन से किए तब। तो डेली करिए, डेली सेट लगाइए और उसका रिवीजन करिए, ठीक है। लास्ट में आपसे थोड़ी बात कर लेते हैं कि आप मोटिवेट रहिए, ठीक ना। फॉर्म आज नहीं तो कल आएगा, फॉर्म अभी नहीं आया, 10 जनवरी था, लेकिन फॉर्म आ जाएगा, उसके लिए चिंता मत करिए, फॉर्म ज़रूर आएगा। तो मोटिवेट होकर पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए यहाँ तक आपका धन्यवाद।